हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर ये कहानी शुरू होती है अपने अंत से, एक ऐसे अंत से जो राख के ढेर में दबा है। ये उस सपने की कहानी है जो आग लगने से 700 साल पहले देखा गया था, और उस एक विचार की कहानी है जिसने दुनिया को बताया कि तलवार की धार से कहीं ज्यादा ताकत कलम की स्याही में होती है। तो चलिए आज इतिहास की उस राख को जरा कुरेदते हैं। जरा सोचिए, वो धुआं जो मगध के आसमान पर महीनों तक छाया रहा, उसमें सिर्फ कार्बन नहीं था। वो भारत के विश्व गुरु होने का सबूत था, जिसे जलाया जा रहा था। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक ऐसा ज्ञान जो हमेशा हमेशा के लिए खो गया। तो आखिर ये नालंदा था क्या? ये ज्ञान का पर्वत आखिर बना कैसे? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, 5वीं सदी के भारत में। एक ऐसा दौर जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अज्ञान के अंधेरे में जी रहा था, लेकिन यहाँ भारत में ज्ञान का एक सूरज उग रहा था। और इसी दौर में बना नालंदा, दुनिया की पहली पूरी तरह से रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। आप कल्पना कर सकते हैं, 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक, मतलब हर 5 छात्रों पर एक टीचर। आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी इस रेशो का बस सपना ही देख सकती हैं। सही मायनों में ये उस दौर का गूगल था, जहां दुनिया भर से लोग अपने सवालों के जवाब खोजने आते थे। और इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा था। नालम यानी कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा मतलब देना। नालंदा मतलब ज्ञान का वो स्रोत जो कभी नहीं रुकता, जो बस देता ही रहता है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक सोच थी, एक संस्कृति थी। और हाँ, यहाँ एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। गेट पर कोई मामूली गार्ड नहीं, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े विद्वान बैठते थे, जिन्हें द्वारपाल विद्वान कहा जाता था। और अंदर जाने के लिए उम्मीदवार को उन्हें शास्त्रार्थ में, यानी एक डिबेट में हराना पड़ता था। मशहूर चीनी यात्री हुइनसांग ने लिखा है कि 10 में से 7 या 8 लोग तो गेट से ही वापस लौट जाते थे। पर जैसा होता है ना, जितनी तेज रोशनी होती है, परछाई भी उतनी ही गहरी बनती है। नालंदा की ये शान, ये तर्क करने की आज़ादी, सरहद के उस पार कुछ लोगों की आंखों में बुरी तरह चुभ रही थी। और यहीं से कहानी में एक ऐसे क्रूर शासक की एंट्री होती है जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एक ऐसा तुर्की सिपहसालार जो जीत के लिए लाशों के ढेर लगा देता था। लेकिन देखिए, इतिहास की बड़ी बड़ी तबाही ना अक्सर बहुत छोटी और निजी वजहों से शुरू होती है। खिलजी एक ऐसी अनजान बीमारी का शिकार हो गया कि उसके अपने हकीमों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तब किसी ने उसे सलाह दी कि वो नालंदा के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हेड आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाए। ये सुनते ही उसका अहंकार भड़क उठा। उसने कहा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक काफिर के हाथ से दवा नहीं लूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये दो दुनियाओं की टक्कर थी, एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ कट्टरता। लेकिन देखिए, ज्ञान का असली मतलब क्या होता है? आचार्य राहुल को मौत की धमकी देकर बुलाया गया। उन्होंने इलाज के लिए हाँ तो कर दी, पर एक शर्त रखी। उन्होंने खिलजी को कुरान की एक कॉपी दी और कहा, बस इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ लेना। दरअसल उन्होंने कुरान के पन्नों के कोनों पर एक अदृश्य दवा लगा दी थी। खिलजी जब भी थूक लगाकर पन्ना पलटता, वो दवा की थोड़ी सी मात्रा उसके शरीर में चली जाती और खिलजी ठीक हो गया। लेकिन जब उसे इस चमत्कार का राज पता चला, तो उसके दिल में शुक्रगुजारी नहीं, बल्कि गहरी, बहुत ही काली जलन पैदा हुई। उसे ये बात हजम ही नहीं हुई कि इन काफिरों का ज्ञान उसके हकीमों से बेहतर कैसे हो सकता है। ये सिर्फ जलन नहीं थी, ये डर था, उस चीज का डर जो उसकी समझ से बाहर थी। और उस डर ने खिलजी के अंदर के इंसान को मार दिया। उसी रात उसने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो ज्ञान की इस जड़ को ही उखाड़ फेंकेगा। वो नालंदा को हमेशा के लिए मिटा देगा। अगली सुबह जो हुआ उसे युद्ध नहीं कह सकते, वो एक नरसंहार था। नालंदा के पास सेना नहीं थी, वहां तो बस निहत्थे छात्र और शिक्षक थे, जिनके हाथों में किताबें और कलम थी। फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज अपनी किताब में उस खौफनाक मंजर को ऐसे बयां करते हैं, लेकिन खिलजी का असली मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, वो उस आत्मा को मारना चाहता था जो नालंदा को नालंदा बनाती थी। वो धर्मगंज यानी लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ा हुआ, जहां रत्नोदधि नाम की 9 मंजिला इमारत आसमान को छू रही थी, और उसने सिर्फ एक हुक्म दिया, जला दो इसे। और फिर जो आग लगी, उसने 90 लाख हाथ से लिखी पांडुलिपियों को जलाकर राख कर दिया।
90 लाख! ये इंसानी सभ्यता का, कह सकते हैं, सारा का सारा बैकअप था, जिसे एक झटके में डिलीट किया जा रहा था। इस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहते हैं आग 3 महीने तक जलती रही और उस दौरान मगध के आसमान से काली बर्फ गिरती रही। वो बर्फ नहीं थी, वो हमारी जली हुई किताबों की राख थी, हमारे पूर्वजों का सदियों का ज्ञान जो धुआं बनकर उड़ रहा था। उस धुएं में सिर्फ कागज नहीं जल रहा था, उसमें आर्यभट्ट का गणित था, नागार्जुन का रसायन शास्त्र था, सुश्रुत की सर्जरी थी। वो भविष्य जल रहा था जो शायद भारत को दुनिया से 1000 साल आगे ले जा सकता था। खिलजी को लगा होगा कि उसने कहानी खत्म कर दी, पर कहते हैं ना, आप इमारतें जला सकते हैं, इंसानों को मार सकते हैं, पर एक विचार को, एक आइडिया को कैसे मारेंगे? विचार नहीं मरते। सदियों तक नालंदा के खंडहर खामोश रहे, करीब 600 साल तक। फिर 19वीं सदी में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने ह्वेनसांग के लिखे नोट्स के सहारे इसे फिर से खोज निकाला। और फिर देखिए, 2014 में वो विचार, वो आइडिया फिर से जिंदा हो उठा। बख्तियार खिलजी का शरीर तो कब का मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसकी विचारधारा वो आज भी जिंदा है। ये वही सोच है जो कहती है कि जिस विचार को मैं समझ नहीं सकता, जो तर्क मेरी सत्ता को चुनौती देता है, उसे नष्ट कर दो। ये सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, ये एक चेतावनी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसी विचार को फिर से जगाने का सपना देखा था। उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं बनानी है, हमें ज्ञान की उस प्यास को वापस लाना है, उस संस्कृति को वापस लाना है जहां एक शिष्य अपने गुरु से भी सवाल करने की हिम्मत रखता था। तो क्या उस आग में सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, एक चीज बच गई थी, एक विचार, आर्यभट्ट का शून्य। वो शून्य हमारी जलती हुई किताबों से किसी तरह बचकर अरब के विद्वानों तक पहुंचा, फिर उनके जरिए यूरोप गया और वहां से आज हमारे कंप्यूटर की बाइनरी भाषा बन गया। आज ये जो पूरी डिजिटल दुनिया है, वो उसी शून्य की नींव पर खड़ी है जिसे खिलजी मिटा देना चाहता था। तो अंत में नालंदा की ये खंडहर हमसे आज एक सवाल पूछते हैं। सभ्यताओं को बनाने में सदियां लग जाती हैं, पर उन्हें मिटाने के लिए अज्ञान और अहंकार का बस एक पल ही काफी होता है। सवाल ये है कि क्या हम आज के उन वैचारिक तानाशाहों को पहचान सकते हैं जो सवालों से डरते हैं, जो असहमति को कुचलना चाहते हैं, इससे पहले कि वो ज्ञान के किसी नए पुस्तकालय में आग लगा दें?